स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। आज के हम लोग लेक्चर में हीट पंप को डिस्कस करेंगे कि हीट पंप क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है पीवी डायग्राम बनाया है। एक पीवी डायग्राम ये है, दूसरा पीवी डायग्राम ये है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, दो ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं मैंने और दो पीवी डायग्राम बनाया है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा कंसेप्ट को डिस्कस कर लें। ठीक, तो देखिए ये जो है आपका पीवी डायग्राम है और ये दूसरा पीवी डायग्राम है। ठीक, तो ये जो पीवी डायग्राम है आपका, ये है आपका कार्नोट हीट इंजन। ये है आपका कार्नोट हीट इंजन। ठीक, और दूसरा ये है रिवर्स्ड कार्नोट हीट इंजन। रिवर्स्ड कार्नोट इंजन, रिवर्स्ड कार्नोट इंजन। ठीक है, ये है आपका कार्नोट हीट इंजन, ये है आपका रिवर्स्ड कार्नोट इंजन। ठीक, अब ये कार्नोट इंजन होता क्या है? कार्नोट साइकिल पे बेस्ड जो हीट इंजन होता है उसको हम लोग कार्नोट हीट इंजन कहते हैं। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है? तो कार्नोट साइकिल क्या होता है, दिस मैंने यहाँ पे बताया, पीवी डायग्राम में शो किया है एक कार्नोट साइकिल को। अब ये कार्नोट साइकिल होता कैसा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1 एक यहाँ पे साइकिल बनता है। डिफरेंट प्रोसेसेस से 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक, 1 to 2 जो होता है आपका कार्नोट हीट इंजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कार्नोट हीट इंजन के बारे में, तो 1 to 2 होता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। ये होता है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 to 3 जो प्रोसेस है, ये क्या चीज़ है? 2 to 3, 2 to 3 जो है यहाँ पे, ये है आपका, ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कह लीजिए आप, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क आउटपुट या एक्सपेंशन। ठीक है, या वर्क ट्रांसफ़र। उसके बाद 3 to 4 जो है ये, दिस 3 to 4, in this process what happens is that it is also a reversible isothermal heat rejection। यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है, तो ये होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। यहाँ पे T1 था, यहाँ T2 हो गया। 4 to 1 क्या है? 4 to 1 जो है आपका, 4 to 1 प्रोसेस इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। Q is 0, देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क इनपुट कह लीजिए आप, या वर्क ट्रांसफ़र कह लीजिए, या कंप्रेशन कह लीजिए, वर्क इनपुट। ठीक, वर्क इनपुट। तो यहाँ पे 4 प्रोसेसेस दिखाए मैंने। ये चारों प्रोसेसेस आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। आपका 2 है आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन चारों प्रोसेसेस से मिलके जो हीट इंजन बनता है उसको हम लोग कहते हैं कार्नोट हीट इंजन। तो कार्नोट हीट इंजन क्या होता है? कार्नोट हीट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है, एक आइडियल इंजन है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जिसमें क्या होता है कि 2 हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। चारों प्रोसेस इसमें रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, और ये क्या है? आपका कार्नोट हीट इंजन है। अब इसको अगर हम लोग ये 1 to 2 जो होता है, क्या होता है? आपका हीट एडिशन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन है कांस्टेंट टेम्परेचर T1, तो हम लोग इसको कह लेते हैं हीट एडिशन Q1। ठीक, उसके बाद 2 to 3 क्या है? 2 to 3 है वर्क आउटपुट, मतलब आपको वर्क मिला तो इसको हम लोग वर्क आउटपुट कह लीजिए या वर्क 1 कह लीजिए, W1। 3 to 4 क्या है? रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन, तो ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसको Q2 कह लीजिए। 3 to 4 इज हीट रिजेक्शन। 4 to 1 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक हीट इनपुट। आप इसमें वर्क इनपुट, इसमें आप वर्क दोगे तो ये हो जाएगा W2 कह लीजिए इसको,
वर्क इनपुट। तो ये एक साइकिल है जो 4 प्रोसेसेस से मिलके बना है। 2 इसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, 2 इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। और जब कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें देयर इज नो इंटरेक्शन, हीट ट्रांसफर 0 है, तो उसको हम लोग एडियाबैटिक कहेंगे। तो यहाँ पे जो 2 to 3 और 4 to 1 में जो वर्क ट्रांसफर होता है एडियाबैटिकली होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर कुछ नहीं होता है। और 1 to 2 और 3 to 4 जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो ये एक मैंने कार्नोट हीट इंजन बना दिया आपको, ठीक है। अब उसका अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में समझे तो क्या होता है कि ये देखिए, ये है आपका हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर, ये है आपका लो टेम्परेचर, ये हो गया आपका लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर, ये है आपका हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर। एक यहाँ भी इंजन है जिसमें 1 2 3 4 4 प्रोसेसेस थे, इस तरीके से मैंने यहाँ दिखाया 1 2 3 4, ये एक हीट इंजन है, ठीक। अब इस हीट इंजन में क्या होता है कि Q1 आपका हीट आएगा, Q1 आपका हीट आएगा और Q2 यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया तो Q2 ये यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट करेगा और इससे हमको कुछ वर्क मिलेगा, ये कुछ वर्क करेगा। तो W1 जो है इसने वर्क किया और हमने इसके ऊपर कितना वर्क इनपुट दिया, वो दिया हमने W2, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया आपको। तो यहाँ पे चारों चीज़ें मैंने जो यहाँ दिखाई थी PV डायग्राम में, वो यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको समझा दिया। ये क्या है, हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर, ये है आपका लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद Q1 हीट इनपुट हुआ है, Q2 रिजेक्शन हुआ है, W1 आपको आउटपुट वर्क मिला है और W2 आपने वर्क किया है इस इंजन पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्नोट हीट इंजन कह लीजिए इसको आप। इस कार्नोट साइकिल जो हीट इंजन था उसको मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक। अब इस हीट इंजन की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन विल बी इक्वल टू कि कितना वर्क आपको मिला है, कितना वर्क नेट मिला है, W नेट कितना वर्क आपको मिला है और कितना आपने इनपुट दिया है। यही तो एफिशिएंसी होगी कि कितना, भाई किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना आपको आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिला डिवाइडेड बाय द इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है आपको W1 माइनस W2, यही तो आपको आउटपुट मिल रहा है क्योंकि आप जो है कुछ वर्क आपको मिल रहा है और कुछ वर्क आपको करना पड़ रहा है। तो नेट वर्क आपको कितना मिला W1 माइनस W2 और हीट कितना इनपुट दिया आपने, Q1 आपने दिया, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ये W नेट हो गया, आपको W नेट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन। मान लीजिए तो उसके बाद जो है हम लोग इसको चलिए यहीं तक छोड़ देते हैं, बाकी सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि हमारा आज का जो टारगेट है वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली जो है हम लोग इधर आते हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे, रिवर्स्ड कार्नोट हीट इंजन पे, ठीक। तो ये आपका रिवर्स्ड कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट इंजन है, ठीक। अब इसमें क्या होता है आपका कि इस तरीके का प्रोसेस चलता है ऐसे। अब इसमें क्या होता है 2 to 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स, इसमें हीट बाहर जाएगी Q1 और 3 to 2 क्या होगा, 2 से 3 में पहले आपको वर्क मिल रहा था, यहाँ पे आप वर्क इनपुट दोगे तो ये हो जाएगा आपका W1 हीट वर्क आपने दिया। उसके बाद 3 to 4 क्या था, यहाँ पे हीट रिजेक्शन था, यहाँ पे हीट एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 1 to 4 जो है वर्क इनपुट था, यहाँ पे वर्क आउटपुट हो जाएगा, मतलब बाहर कितना वर्क जा रहा है। तो ये उसका रिवर्स साइकिल है। ये 1 2 3 4 चल रहा था, ये चलेगा आपका 1 4, ये उसका उल्टा चलेगा ये, ठीक है, उल्टा चलेगा इसका, जैसे 1 4 3 2 1, ठीक है, जैसे 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज दिखाया था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाया था। तो ये क्लॉकवाइज जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हीट इंजन, ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको रिवर्स कार्नोट इंजन, ठीक है। अब इस रिवर्स कार्नोट इंजन पे बेस्ड हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। यहाँ पे सारे प्रोसेसेस कैसे कैसे हो गए देखिए, जैसे यहाँ पे जो था उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 1 to 2 वहाँ पे हीट एडिशन था रिवर्सिबल, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। वहाँ पे वर्क आउटपुट था तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क इनपुट, वर्क आपने कितना किया। 3 to 4 वहाँ पे हीट रिजेक्शन था, यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। यहाँ पे 4 to 1 वहाँ पे क्या था, वर्क इनपुट था, यहाँ पे वर्क आउटपुट हो जाएगा। 4 to 1 जो है 1 to 4 जो है यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क आउटपुट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं हम लोग। तो ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे तो हमने यहाँ पे Q2 वर्क लिया है, इनपुट किया है, तो Q2 आपका वर्क हो जाएगा क्योंकि Q2 वर्क आपने लिया है और Q1 आपने हीट दिया है। और यहाँ पे भी ये क्या है, लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर है, ये हाई टेम्परेचर, इसको लिख लेते हैं लो टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका
लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर, आपका ये लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर है, और ये जो है आपका हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर। ठीक है, हीट रिजर्वायर लिख लीजिए, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ ये भी लो टेम्परेचर, यहाँ पे भी था, ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, सब कुछ सेम है, बस साइकिल उल्टा हो गया है। आप यहाँ क्या कर रहे थे कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो पे जा रहा था, लो टेम्परेचर से हीट हाई पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर से हीट हम लोग ले रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ W1 किया था, तो ये हो जाएगा W1। ठीक, और यहाँ पे कुछ हमको आउटपुट मिल रहा था, कुछ वर्क जो है बाहर जा रहा था, ये तो ये W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स कार्नोट इंजन, ये हो गया आपका रिवर्स कार्नोट इंजन। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर में हीट को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, बाय यूजिंग सम वर्क, आपने एक्सटर्नल वर्क को यूज़ किया, उस वर्क ने जो है ना हमको हेल्प किया लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग हीट इंजन की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी की टर्म्स में बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग COP कहेंगे। ठीक, अब ये जो रिवर्स कार्नोट हीट इंजन होता है, रिवर्स कार्नोट इंजन कह लीजिए, इसके ऊपर जो है दो डिवाइसेस बेस्ड होते हैं। हालांकि दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। एक चीज़ होता है हमारा रेफ्रिजरेटर, दूसरा होता है हमारा हीट पंप। अब देखिए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में हम लोग हीट पंप वहाँ यूज़ करते हैं जो जहाँ पे ठंड पड़ती है, जैसे ठंड इलाका होता है, जैसे रशिया साइड में, वहाँ जो है ठंड होती है, तो वहाँ हम लोग का क्या टारगेट होता है कि सराउंडिंग से बाहर से हीट को अंदर लेके आना, रूम को गर्म रखना, ये होता है। जहाँ पे विंटर रहती है ज़्यादा, जहाँ वहाँ हीट पंप यूज़ होता है। और जो समर जहाँ पड़ती है, जहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, और जहाँ ठंड होती है वहाँ हीट पंप यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर हम लोग ये वो यूज़ करते हैं जो गर्म देश होते हैं, जो गर्म इलाके हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या काम होता है कि भाई अंदर से गर्मी को बाहर फेंकना, हीट को बाहर देना, और यहाँ पे काम होता है कि बाहर से हीट को अंदर लेके आना। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए रेफ्रिजरेटर में यही इसी ब्लॉक डायग्राम पे और इसी साइकिल पे बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर भी और हीट पंप भी। अब मैं रेफ्रिजरेटर की अगर COP की बात करूं कि रेफ्रिजरेटर की COP क्या होगी और हीट पंप की COP क्या होगी, तो रेफ्रिजरेटर की जो COP होगी, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो हो जाएगी कि आपने कितना कूलिंग किया, कितना कूलिंग इफेक्ट किया। लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, मतलब फ्रिज जो क्या करता है, उसके अंदर टेम्परेचर कम होता है, तो जो आपका फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर था, जहाँ पे कितना कूलिंग इसने प्रोड्यूस किया, तो कितना हीट उसने लिया, अंदर जो कूलिंग इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करना था, उसने कितना आपने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो कूलिंग इफेक्ट आपने कितना प्रोड्यूस किया, आपने Q2 हीट लिया, Q2 हीट जो है आपने लिया, और कितना इनपुट देना पड़ा हमको, कितना काम करना पड़ा, W1, तो दिस विल बी द COP। और रेफ्रिजरेटर हीट पंप की टर्म्स में अगर हम बात करें कि COP ऑफ हीट पंप कितना होगा, तो COP ऑफ हीट पंप होगा कि कितना हीटिंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस किया, कितने जो है अंदर रूम के अंदर, जैसे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, बाहर तो ठंड होगी तो बाहर टेम्परेचर कम होगा, तो वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो जाएगा। अंदर की बात करें तो अंदर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो जाएगा, तो अंदर आप कितना हीट लेके आए, कितना हीटिंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस किया, तो वहाँ Q1 आएगा। तो Q1 अपॉन कितना वर्क किया आपने, W1। तो ये दोनों चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो कितना कूलिंग प्रोड्यूस किया हमने, Q2 हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हीट पंप के टर्म्स में बात करें तो कितना Q1, कितना हीटिंग आपने प्रोड्यूस किया, कितना हीट अंदर आप लेके आए हो। तो दीज आर द 2 COPs, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। तो आई होप ये दोनों जो है COPs क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब जो है अगर हम लोग इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें, अब ये जो दोनों COPs मैंने लिखे हैं, दिस इज़ फॉर ऑल रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। अगर हम लोग रिवर्सिबल हीट पंप और रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करें तो उस केस में ये दोनों मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर हम लोग रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो कि हाइपोथेटिकल होगा आपका, उसका COP कितना हो जाएगा, उसका COP हो जाएगा आपका, ये जो Q2 है उसको वैसे ही रहने दीजिए आप, Q2 विल बी सेम एज इट इज़। और W1 को आप क्या लिख सकते हो, W1 को आप ये भी लिख सकते हो, मान लीजिए कि अगर वर्क आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हो W1 की जगह दैट इज़ Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो इसको,
Q1 माइनस Q2। अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि कुछ वर्क हमको नहीं मिल रहा है, वो W2 इज 0, तो दिस विल बी द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक। और अगर हम लोग रिवर्सिबल हीट पंप की बात करें, रिवर्सिबल हीट पंप की बात करें अगर हम लोग, तो रिवर्सिबल हीट पंप की COP कितनी हो जाएगी कि कितना आपने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, डेट इज Q1 को ऐसे ही रहने दीजिए। और W1 वहाँ पे भी हम लोग W2 को नेगलेक्ट कर देते हैं, W2 को 0 कह देते हैं अगर, तो W1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ठीक। और उसके बाद हम लोग इसको और फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमको ये चीज़ पता है रिवर्सिबल इंजन के लिए, रिवर्सिबल इंजन के लिए क्या होता है, फॉर एनी रिवर्सिबल इंजन Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक। ये किसके लिए है, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये हमको मिलती है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल के कंसेप्ट से मिलती है। और ये जो है आपका ये Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, दिस इज ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी जो है साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए, तभी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और रिवर्सिबल हीट पंप की बात कर रहा है। तो वहाँ पे जो है अब हम लोग यहाँ पे इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2, और यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये आपका रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा। इसको फर्दर हमने जो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, रिप्लेस करके लिखा है, दिस इज़ ओनली फॉर द रिवर्सिबल हीट पंप एंड रिवर्सिबल हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ये जो है फॉर ऑल, रिवर्सिबल हो या ना हो आप इसको लगा सकते हो। This those two COPs are general, you can apply for any heat pump and refrigerator। But अगर वो स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल हीट इंजन है या रिवर्सिबल हीट पंप है या रिवर्सिबल आपका रेफ्रिजरेटर है, तभी आप ये दोनों लगा सकते हो। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप अगर रिवर्सिबल दिया हुआ है, तभी हम लोग जो है T2 अपॉन T1 माइनस T2 विल बी द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड T1 अपॉन T1 माइनस T2 विल बी द COP ऑफ हीट पंप। ये हम लोग तभी लगा सकते हैं जब ये दोनों आपका जो है रिवर्सिबल होगा तो ही। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आपका COP क्या होगा हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का। सिंपल हमने जो ब्लॉक डायग्राम से समझा, ये ब्लॉक डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ताकि दोनों थोड़ा सा जो है एनालॉगस लगे, चीज़ें समझ में आए कि ये चीज़ें जो हैं ये इसके कैसे एकदम सिमिलर है, बस रिवर्स्ड है, उल्टी डायरेक्शन में। ये इंजन के लिए है, ये आपका जो है इससे हमको वर्क आउटपुट मिलता है, इसमें हम लोग वर्क इनपुट देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हम लोग को प्रोड्यूस कराना होता है, कूलिंग और हीटिंग, अगर रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप इसको इधर जो है इसको समझने के लिए मैंने इसको बताया। यहाँ पे ये जो है आपका PV डायग्राम है रिवर्स कार्नोट इंजन के लिए, उसका ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया कि ये हो गया आपका कूलिंग इफेक्ट जो आपका फ्रीज का काम करता है, दिस इज आवर टारगेट। ये हमारा फोकस्ड होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा Q2 करें, कितना कूलिंग करें। और हीट पंप के केस में ये हम चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट अंदर आए, अंदर क्योंकि गर्म होता है। ठीक है। रूम गर्म होता है, बाहर ठंडा होता है आपका, विंटर जहाँ पे ठंड पड़ती है ज़्यादा, तो वहाँ हमारा टारगेट होता है कि Q1 को मैक्सिमाइज़ करने का, अंदर हीट जो है बाहर से हम लोग कितना ज़्यादा लेके आएँ। तो ये हो जाएगा आपका हीट पंप के केस में, इसको हम लोग, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। ठीक है। और हमारा रेफ्रिजरेटर के केस में ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है। रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 हो जाएगा। ठीक। तो COP क्या हो गया, COP जो है इंजन्स के केस में हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। और हम लोग रेफ्रिजरेटर ने हीट पंप में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में उसकी एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन W1, कि कितना आपने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया अपॉन कितना वर्क करना पड़ा आपको। और हीट पंप में कितना हीटिंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस किया अपॉन कितना वर्क करना पड़ा आपको उस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। और अगर रिवर्सिबल हीट इंजन और हीट रेफ्रिजरेटर है तो फिर हम लोग उसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2 और T1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें किसके लिए थी, रिवर्सिबल हीट इंजन और रिवर्सिबल हीट पंप के लिए। तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।